How to grab 180 out of 180 marks in botany in NEET 2024। एक बच्चा है जो 8 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, सिर्फ एक किताब पूरी करो, उसके बाद ही दूसरी किताब उठाओ। अगर वो एक सवाल आप छोड़ देते हैं तब भी आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। अपनी मनमर्जी के क्वेश्चन चुनिए। तो नोट्स की सप्लीमेंटेशन एंड रेगुलर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो, क्योंकि ये बच्चों को खा जाता है। सर ऐसी कौन सी किताब पढूं जिसको पढ़ के पेपर निकल जाए? अगर आपको ये भी पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मेरे भाई आप जीरो पे नहीं खड़े हो। और जहां जहां आप कमजोर रहे हो उसको अपनी ताकत बनाओ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर। एंड आज हम एक बहुत जरूरी विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, दैट हाउ टू ग्रैब 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स इन बॉटनी इन नीट 2024। समय हमारे पास काफी कम बचा हुआ है, नई साल का आगाज होने वाला है, यानी टेक्निकली अगर माने जाएं तो हमारे पास 120-130 दिन बचे हुए हैं फॉर आर कंप्लीट प्रिपरेशन। और यहां पर बर्डन है आपके ऊपर काफी सारे सब्जेक्ट्स का, क्योंकि बॉटनी अकेला सब्जेक्ट तो है नहीं, आपके पास जूलॉजी भी है, आपके पास केमिस्ट्री भी है, आपके पास फिजिक्स भी है। यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे सम स्मार्ट वेज टू टैकल बॉटनी इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम इज द ओनली करेंसी विच वी शैल रेस्पेक्ट। क्योंकि अगर हम हमारे वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो कोई और भी हमारे वक्त की कद्र नहीं करेगा। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। तो हम हमारे वक्त को कैसे बचाएं, कैसे हमारे वक्त को जाया होने से रोकें और कैसे उसे एफिकेटली यूटिलाइज करें, जिससे हमारी बायोलॉजी में बहुत अच्छी पकड़ बन जाए और हम मार्क्स को लेकर आ पा रहे हों इन नीट 2024 एग्जामिनेशन। यानी कई बार क्या होता है कि मेहनत तो हम लोग करते हैं लेकिन मार्क्स में रिफ्लेक्शन नहीं आ पाता। एक बच्चा है जो 8 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे। तो यहां पर मेरा जो मोटो है वो ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ टिप्स दूं। मेरा मोटो ये है कि जो भी हमारी टिप्स हों वो आप इंप्लीमेंट करके नंबर ला पा रहे हो इन द एग्जामिनेशन। तो आराम से इन टिप्स को सुनिएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये सारी बातें हमें पता है, लेकिन दुनिया उन्हीं बातों से चल रही है जो सबको पता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, किसी से भी पूछो कि सफलता के राज मेहनत है, कंसिस्टेंसी है, जील है, ग्रिट है, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, सबको पता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन। बनता वो है बड़ा आदमी जो इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करता है। तो आज हम इंप्लीमेंटेशन के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहला रूल जो आपको इंप्लीमेंट करना है वो है रिसोर्स रूल, कि अब अपनी रिसोर्सेज को आपको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना है। जब तक आप एक रिसोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे आप दूसरी रिसोर्स की ओर नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने से मना नहीं कर रहा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, सिर्फ एक किताब पूरी करो, उसके बाद ही दूसरी किताब उठाओ। फिर अगर आप 100 किताबें पढ़ रहे हो तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप एक किताब तो पूरी पढ़ते नहीं हो और आपके पास एक स्टॉक लगा हुआ है 1500 अलग अलग किताबों का। ये भी खरीद ली, वो भी खरीद ली, इससे क्वेश्चन कर लेंगे, उससे क्वेश्चन कर लेंगे, बट यू हैवंट कंप्लीटेड इवन अ सिंगल बुक। तो प्रॉब्लम मल्टीपल रिसोर्सेज से नहीं है, प्रॉब्लम इनकम्प्लीट रिसोर्सेज से है। पहले एक किताब को तो मन लगा के कंप्लीट करो भाई, तब जाके तो दूसरी किताब पे चढ़ने में मजा भी आएगा। और हम लोग भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ आपने एक किताब पूरी कर ली है, उसको 10 बार पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है उस किताब में निकालने के लिए, तब आप दूसरी रिसोर्स की ओर बढ़े हो, तो पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। तो अंडरस्टैंड कि हम लोग किताबों के खिलाफ नहीं है दोस्त, हम लोग हैं इनकम्प्लीट किताबों के खिलाफ, है ना। तो रिसोर्स लिमिटेड होनी चाहिए। बॉटनी में या बायोलॉजी में आपका रिसोर्स क्या है? प्राइम रिसोर्स एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल। और अब तो बहुत छोटी हो गई है, क्रिस्प हो गई है। 11वीं में बॉटनी के सिर्फ 10 चैप्टर बचे हुए हैं, आपके 12वीं में बॉटनी के सिर्फ 6 चैप्टर्स बचे हुए हैं, टोटल 16 चैप्टर है। अच्छे खासे टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज डिलीट हो गया, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन डिलीट हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स डिलीट हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन डिलीट हो गया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट डिलीट हो गया। तो अच्छे खासे टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं। तो एनसीईआरटी थोड़ी सी क्रिस्प हो गई है, कंसाइज हो गई है। तो अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं इनकी वेटेज बढ़ गई है, तो इन्हीं को बार बार पढ़ो। पहले आप अपना जो लेबर था वो डिवाइड कर रहे थे अलग अलग चैप्टर्स में, अब बहुत कम चैप्टर्स बचे हैं तो उनको 2-2 बार पढ़ो, जिससे कि आपकी एफिकेसी बरकरार रह पाए। तो एनसीईआरटी इज द प्राइम सोर्स। सेकंड, पीवाईक्यू, कोई भी पीवाईक्यू हो सकते हैं, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड। कोई भी पीवाईक्यू आप ले सकते हो, पीडब्ल्यू के भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं। सर कितनी साल के करें? 2013 से 2023 तक के करने हैं।
2013 में पहली बार नीट आया था। उसके बाद अभी तक जितने पेपर हैं सारे कोर एनसीईआरटी बेस्ड हुए हैं और हमारी वाली एनसीईआरटी से ही हुए हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, प्लस एन ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें हर चैप्टर के कम से कम 100-150 सवाल हों। जैसे ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच आप लोग ले सकते हैं पीडब्ल्यू की। यहां मैं थोड़ा सा बायस्ड हूं और मैं एकदम साफ बात करता हूं या ट्रांसपेरेंट बात करता हूं। पंच किताब अपने बच्चे जैसी है, तो जाहिर सी बात है वो हम यहां पर आपके सामने सजेस्ट कर रहे होंगे। हालांकि आपके पास कोई और किताब है तो नई लेने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट पंच भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी किताब से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप मॉड्यूल से पढ़ाई कर रहे हो, उसी पे स्टिक रहिए, कोई भी उसमें आपको नहीं रोक रहा है। यू हैव नो टाइम टू लूज, और इतना ही पढ़ना है बस, एनसीईआरटी फॉर थ्योरी, पीवाईक्यू, ऑब्जेक्टिव बुक। अब इसमें आपको अलग क्या करना है, अलग आपको करना है भाई टेस्ट सीरीज, है ना। इसके अलावा किताब नहीं लेनी है, इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज है। और अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो आपके पास डीपीपीज है, राइट। ये जो टेस्ट सीरीज या डीपीपीज है, इनमें आपको हमेशा एडिशनल क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको इन्हें क्या कर लेना है, सप्लीमेंट कर लेना है अपने मेन नोट्स में। आपने मेन नोट्स लिए, मेन नोट्स जो आपने बनाए हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, या नहीं भी बनाए, एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर करके आपने घिस दिया है 10-12 बार। अब मेरे भाई आप किसी डीपीपी को सॉल्व कर रहे हैं, समझ लीजिए आरंभ बैच में आप फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे आपको डीपीपी मिली, एक क्वेश्चन ऐसा है जो एनसीईआरटी से बाहर उछल गया, क्या करें, तड़पने लग जाए, फिर फोमो में आ जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आ जाए, ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं बना, ये बैच सफिशिएंट नहीं है, ये बैच तो सिर्फ एनसीईआरटी फोकस कर रहा है, मेरे क्वेश्चन तो बाहर भी निकल सकते हैं। मेरे भाई या तो आप उस एक सवाल पे फोकस कर सकते हो, या आप आउट ऑफ 100 बायोलॉजी के 99 सवालों पर फोकस कर सकते हो। आपकी प्रायोरिटी क्या है आप वो देखिए। अगर वो एक सवाल आप छोड़ देते हैं तब भी आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। अपनी मनमर्जी के क्वेश्चन चुनिए और आराम से पढ़ाई करिए। तो यहां पर मेरे भाई आपको क्या करना है, मेन नोट्स के अंदर सप्लीमेंटेशन करनी है। डीपीपी से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिला, डीपीपी से सप्लीमेंट कर दो, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिला टेस्ट सीरीज से सप्लीमेंट कर दो, कोई आपने ऑनलाइन लेक्चर देखा, कोई सर ने नई बात बता दी, कोई ट्रिक बता दी, वो देख लो, वो अपनी एनसीईआरटी में सप्लीमेंट कर लो स्टिकी नोट से, कोई सर ने अच्छा फॉर्मूला बता दिया, शॉर्टकट बता दिया, वो आप सप्लीमेंट कर लो, है ना। कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अच्छी तरकीब बता दी, बहुत बढ़िया तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पा रहे हो, कोई इजी कैलकुलेशन ट्रिक बता दी, तो उस कैलकुलेशन ट्रिक को यहां पर डाल लो। मतलब जितनी भी चीजें हैं जो आपके नोट्स में पहले नहीं थी, उन सारी चीजों को अपने नोट्स में डाल लो। अब ये नोट्स क्या बन गए, रामबाण बन गए। अब आपका एग्जाम कहीं से भी आ रहा हो, कितना भी टफ आ रहा हो, आपके नोट्स तैयार हैं अपने एग्जामिनेशन को टैकल करने के लिए। तो नोट्स की सप्लीमेंटेशन एंड रेगुलर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको एकदम हाथ पैर धो के पड़ जाना है नोट्स के पीछे कि इनको मैं बहुत ही ज्यादा सटीक बनाऊं, और अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो स्टिकी नोट से उसको अच्छे तरीके से भर दूं, जितनी एडिशनल चीजें मैं डाल सकता हूं डाल दूं, जिससे मुझे फोमो ना हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो, क्योंकि ये बच्चों को खा जाता है, बच्चों को एंड मोमेंट तक। और अभी तो ये चीज बहुत ज्यादा होगी भाई, क्योंकि हम लोग तो हर साल बच्चा देखते हैं, अभी ये चीज बहुत ज्यादा होगी। सर ऐसी कौन सी किताब पढ़ूं जिसको पढ़ के पेपर निकल जाए, हम बोलते हैं एनसीईआरटी, फिर बोलते हैं नहीं सर एनसीईआरटी पढ़ी थी, ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, पर वो वाला क्वेश्चन आएगा भी नहीं ना भाई पेपर में, तो आप पर्सपेक्टिव समझिए। दुनिया का हर क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ के बना दो, ये तो हम खुद भी नहीं कह रहे, और दुनिया का हर क्वेश्चन कोई भी किताब पढ़ के बना दो, ये भी हम नहीं कह रहे। आप मुझे कोई भी किताब पढ़ के मेरे सामने आ जाइए और चैप्टर का मुझे नाम बता दीजिए, मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा और उन तीनों क्वेश्चन में अटक जाओगे, कितनी भी भारी किताब पढ़ के आओ भाई, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एग्जामिनर्स माइंडसेट कि वो आपको कहां फंसाना चाहता है। ऐसे फंसने फंसाने वाले सवाल नीट बायोलॉजी में यूजुअली नहीं आते, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आते हैं। थोड़े बहुत अगर टेक्निकल होते हैं तो आपका टाइम बशर्ते ज्यादा लग सकता है, लेकिन आप उस सवाल को ना कर पा रहे हो इसकी पॉसिबिलिटी एकदम नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, उसको घोट के पी लिया है, लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख लिया है, आप हर सवाल बना पा रहे होंगे। वो अलग बात है कि कोई सवाल 1 मिनट ले लेगा, कोई सवाल 30 सेकंड ले लेगा, कोई सवाल 10 सेकंड ले लेगा, तो डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो सकता है। अप्रोचेबल होगा सवाल, सॉल्वेबल होगा सवाल, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अगली चीज है स्मार्ट स्टडी, कि अब आपने कुछ तो पढ़ा होगा पूरी साल में। काफी स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं हमेशा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर के, हम सर जीरो पे खड़े हुए हैं। अगर आपको यह भी पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मेरे भाई आप जीरो पे नहीं खड़े हो, एंड नो स्टूडेंट इज एट जीरो लेवल फॉर मी एटलीस्ट। मैं ये मान के चलता हूं कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ तो आता है। जो कुछ भी आपको आता है उसकी लिस्ट बना लो, चाहे छोटा चैप्टर ही क्यों ना आता हो।
आप अगर ये भी बोल रहे हो सर मुझे लिविंग वर्ल्ड पूरा आता है बाकी मुझे कुछ नहीं आता, एटलीस्ट यू आर नॉट एट जीरो, बट प्लीज डोंट स्टार्ट रीडिंग लिविंग वर्ल्ड अगेन। दैट इज द मेजर रिक्वेस्ट जो कि मैं आपसे करना चाहता हूं। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं, एक ही चैप्टर को घिस घिस के स्ट्रॉन्ग कर लेना, उसे स्मार्टनेस नहीं बोलते, उसे टाइम वेस्ट बोलते हैं। अगर आपको आज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे सवाल दिया जाए और आप बना पा रहे हैं तो आप उतना ही अच्छा सवाल को बना पाएंगे 2 बार और लिविंग वर्ल्ड पढ़ लेने के बाद भी। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से मेरी दुश्मनी नहीं है, बट काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक साल में 100 टाइम टेबल बनाते हैं और 100 बार लिविंग वर्ल्ड को पढ़ लेते हैं और बाकी चैप्टर एक एक बार भी नहीं हुआ होता। या आप सच में एक बार सोच के देखना कि इतने में आप पूरी एनसीईआरटी को 2 बार लपेट सकते थे अच्छे तरीके से, जितना टाइम आपने सिर्फ 1-2 चैप्टर्स को दे दिया है इधर उधर, है ना। तो अगर आपकी बार बार टाइम टेबल बनाने की आदत भी है, रैंडमली पर्ची उठा लो, किसी नए चैप्टर से शुरू करो, बट डोंट स्टार्ट द चैप्टर्स दैट यू हैव ऑलरेडी रेड। उनको कभी मत पढ़िए, डोंट डू रिपीटेटिव स्टडी, है ना, डोंट डू रिपीटेटिव स्टडी। और मेरी एक सलाह जो आज की सबसे बेस्ट सलाह होने वाली है, कि चीजों को कंसाइज करिए। अगर आपने एक चैप्टर 10 पेज में कंप्लीट किया है, उसे पढ़ने में आपको 2 घंटा लगा है, अगर रिवीजन में भी उसको पढ़ने में 1.5 घंटा लग रहा है, तो आप उसे रिवीजन नहीं बोल सकते। यू आर री रीडिंग द होल चैप्टर अगेन, इट्स नॉट रिवीजन, इट्स री रीडिंग। आप दोबारा उतने ही एफर्ट्स लगा के उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, यानी आपने उस चैप्टर को छोटा नहीं किया है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि उनको पढ़ने में 1/10 टाइम लगता है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन, आपकी रिवीजन चल रही होती है। अगर आप किताब से पढ़ते हो तो पहली बार जब भी आप किताब पढ़ें, प्लीज मेक श्योर, मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूं, 2-3 रिवीजन्स मैं लेता था। अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं तो उसमें मैं अंडरलाइन करूंगा चीजों को पेंसिल से, फिर जब मैं अगली बार किताब पढ़ूंगा आराम से अगले रिवीजन में, तो मैं पेंसिल के ऊपर रेड पेन से या ग्रीन पेन से चीजों को अंडरलाइन करता हूं। ये अब मैंने अंडरलाइन नहीं किया, 3 शब्द थे, 3 लाइनें थी, एक को पेंसिल से अंडरलाइन किया, दूसरी को भी, तीसरी को भी, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट लग रही थी। अब मेरे भाई यहां पर ये मुझे और इंपॉर्टेंट नहीं लगी, मैं लाल पेन से 2 को ही हाईलाइट किया, फिर आगे हाइलाइटर से सिर्फ इसको हाईलाइट किया, इन दोनों को हाइलाइटर से हाईलाइट नहीं किया, तो मैं चौथी बार सिर्फ ये हाइलाइटर वाले पॉइंट्स ही पढ़ूंगा। एनसीईआरटी छोटी होती चली जाएगी, और जब मैं इन पॉइंट्स को बना हुआ देखूंगा ना अपनी एनसीईआरटी पे, पेंसिल को, रेड पेन को, हाइलाइटर को, तो मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा, यस मैंने 3 बार पढ़ ली है, चौथी बार मुझे सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स देखने हैं। तो एटलीस्ट अगर आप किताब से पढ़ते हो तो भी वहां पर कोई बुक मार्किंग कर दो, कोई फ्लो चार्ट बना दो। एनसीईआरटी के बगल में खूब जगह रहती है, हम भी उसी को यूज करते थे, है ना। तो बार बार चीजों को एकदम एक तरीके से ही नहीं पढ़ना है, इसे चाहे आप शॉर्ट नोट बोल लो या फिर आप इसे शॉर्टनिंग ऑफ कंटेंट बोल लो। नोट्स बनाओ ना बनाओ अलग चीज है ना। मैं भी आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूं, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी अवेलेबल होंगे। बायोलॉजी मैट इजी आने वाली है, न्यू ईयर के आसपास तक आ जाएगी, तो यहां पर शॉर्टनिंग ऑफ कंटेंट इसे बोलते हैं, तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसको पढ़ो तो अच्छे तरीके से, तभी तो पर्पसफुल रहेगा ना आपके लिए। तो स्मार्ट स्टडी करनी है, राइट। और जो भी पढ़ रहे हो इसको ट्रस्ट करना है भाई, ऐसा नहीं करना कि सर पढ़ तो रहा हूं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा, ऐसा क्या गलत पढ़ रहे हो? कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए, आप कुछ भी पढ़ रहे हो रिलेटेड टू सिलेबस, कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए। ऑलवेज ट्रस्ट योर रिसोर्स, क्योंकि आपने अपने लिए चुनी है, एक बार चुने लेकिन भारी चुने, अच्छे से चुने। एनसीईआरटी पढ़नी है, बायोलॉजी में पढ़नी है, बात खत्म। भाई ने बोला पढ़ना है मतलब पढ़ना है, साइड रख दो बाकी सारी किताबों को, फिलहाल एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद किसी और किताब को हाथ लगाओ। ट्रस्ट करोगे जब अपनी रिसोर्स को, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ट्रस्ट कैसे करना है रिसोर्स को, पिछले 5 साल के पेपर्स को उठा करके एनालाइज करिए, 1-2 क्वेश्चन आपके मुश्किल से एनसीईआरटी से बाहर निकले होंगे, जो कि नहीं निकले। मैं स्टिल आपके लिए एक लाइन बोल रहा हूं, आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे, हम लोग खुद एनालाइज करते हैं, काफी सारी वीडियोस भी बना रखी हैं मैंने। हर बार पेपर आता है, 90 में से 90 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही मिलते हैं, बॉटनी, जूलॉजी सबके। तो आपको अपने रिसोर्स पे ट्रस्ट करना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही प्रूफ है। पिछले 5 साल से जब क्वेश्चन बाहर नहीं उड़ा, तो अब क्या उड़ेगा? रिवीजन बहुत प्यार से करने हैं, और कम से कम 10 रिवीजन करने हैं, 10 रिवीजन करने हैं। अब ये रिवीजन आप कैसे करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी आप चाहे तो माइंड मैप देख लीजिए, बना रखे हैं हमने बॉटनी के सारे माइंड मैप। आप चाहे तो वन शॉट देख लीजिए, यकीन यूट्यूब चैनल पे आपके वन शॉट्स है, यहां पर भी आपका
काफी सारा कंटेंट है। पिछले साल की आपकी उम्मीद सीरीज है, इस बार की आपकी आरंभ सीरीज है जो चल ही रही है। तो बॉटनी में हमारा हाथ अगर आप पकड़ना चाहते हो, साथ साथ चलना चाहते हो, तो हम जस्ट अभी स्टार्ट ही किए हैं बॉटनी को। एक ही चैप्टर हुआ है लिविंग वर्ल्ड, जो कि नहीं देखना है। अगेन मैं उसी चीज पे आ रहा हूं, अगर आपको लिविंग वर्ल्ड आता है तो नहीं देखना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है नहीं देखना है, प्लांट किंगडम नहीं आता वो देखो, मॉर्फोलॉजी नहीं आती, नई फैमिलीज पढ़नी है आ जाओ क्लास के अंदर, एनाटॉमी पढ़नी है सर, डिफरेंस नहीं समझ में आता, मोनोकॉट स्टेम मोनोकॉट रूट के अंदर है ना, डाइकॉट स्टेम डाइकॉट रूट के अंदर आ जाओ, चारों स्ट्रक्चर देखो, आराम से बैठ के अपने हाथों से बनाओ, उन 2 पेजेस को एनसीईआरटी में सप्लीमेंट करो कि आपने ये नए तरीके से समझ लिए हैं, एंड दैट्स इट। उसके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करो एंड यू आर डन फॉर द एग्जामिनेशन। इसी तरीके से आपको वॉइड्स पकड़ने हैं कि कहां कहां मैं कमजोर रहा हूं आज तक, और जहां जहां आप कमजोर रहे हो उसको अपनी ताकत बनाओ, सिंपल। और आपको ये एनालिसिस टेस्ट से भी मिल जाता है। टेस्ट सीरीज का एक ये भी बहुत अच्छा रोल होता है कि जब आप टेस्ट देते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है कि कौन से चैप्टर्स या कौन से टॉपिक्स आपके इनकम्प्लीट है या फिर आपके इनएफिकेट तरीके से आप वहां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप बहुत एफिशिएंट नहीं है वहां पे। उन टॉपिक्स को नोट डाउन करो, उनको अलग से एनसीईआरटी में पढ़ो, एनसीईआरटी में समझ में नहीं आ रहा किसी रेफरेंस बुक से पढ़ो, किसी मॉड्यूल से पढ़ो, समझ में आ जाए, क्वेश्चन करके देखो, क्वेश्चन बन रहे हैं, डन। अब अगले टेस्ट सीरीज के लिए आप तैयार हो, अब सांड की तरह घुस जाओ अगले टेस्ट सीरीज में, और आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को फोड़ करके आ रहे होगे, इस बात की गारंटी है, राइट। तो काम करने का यही तरीका है कि अपनी मिस्टेक्स को देखना है, एंड ये टाइम तो अब वही आ चुका है दोस्त। सर क्या आज से पढ़ना शुरू करके 180/180 ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो। बायोलॉजी को पढ़ना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप बेसिक से उठा करके अभी भी पढ़ सकते हो। आपको एक चीज देनी पड़ेगी, टाइम और पेशेंस। आप अगर सोच रहे हो अभी भी कि सर आपने तो 8 घंटे में पढ़ा रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वन शॉट के अंदर, तो क्या 8 घंटे का ही देखना है या उसका माइंड मैप देख ले? ऐसे थॉट प्रोसेस वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस पूरा नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे 7-8 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है। हर साल हम ऐसे बच्चे देखते हैं, जिसने शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करी उसका हो ही नहीं पाता। अगर आपका एक ही महीना बचा होता प्रिपरेशन का, मैं खुद आपको नहीं कह रहा होता कि आप वन शॉट देखो, उस टाइम पे आपके हाथ में जो है वो करो और अपना एग्जामिनेशन दे के आओ। 1 महीने में तैयारी नहीं होती, लेकिन अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। जिस चैप्टर को, बेसिक कॉन्सेप्ट को जितना टाइम देना चाहिए, जो जस्टिफाइड टाइम है, वो तो दोगे ना यार। अब कोई बहुत अमीर आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा बिग शॉट है, तो उसका बच्चा 3 महीने में नहीं पैदा हो सकता। जो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा, चाहे एक आम इंसान हो चाहे कोई बिग शॉट हो। बच्चा पैदा करने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, एज वेल एज जो टाइमलाइन है, वो एकदम सेम है। सेम चीज यहां पर है दोस्त। बेसिक कॉन्सेप्ट से आप टाइम चुरा ही नहीं सकते, वहां चुराओगे आगे फंसोगे। टाइम तो देना पड़ेगा, अभी नहीं दोगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को, अभी टाइम नहीं दोगे सेल साइकिल सेल डिवीजन को, अभी टाइम नहीं दोगे, बाकी चैप्टर्स में डबल डबल टाइम लग रहा होगा, तब पीछे मुड़कर देखोगे अरे यार ये चीज पढ़ी थी पर समझ नहीं आई थी। टाइम देना पड़ेगा। अब चाहे सीधा सीधा दो, कान यहां से पकड़ो चाहे यहां से, वो आपकी मर्जी है। कुछ चीजों में जितना टाइम लगता है उतना ही देना पड़ेगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, एक बार बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, बाकी आने वाले चैप्टर्स एकदम फिर बुलेट ट्रेन की तरह भागते हैं, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छा टाइम देना है, सेल बायोलॉजी को अच्छा टाइम देना है, सिस्टमैटिक्स को अच्छा टाइम देना है। फिर आप देखो आगे आपकी इकोलॉजी कितनी सेट हो जाएगी, जेनेटिक्स कितनी सेट हो जाएगी, इवोल्यूशन कितना सेट हो जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक स्ट्रांग कर लिया है, राइट। सिमिलरली अगर आप एनिमल टिश्यू को टाइम दे दोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपकी 1000 जगह मदद करेंगे वो। आपने न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल अगर नहीं भी पढ़ा है और आपने बाकी सारे चैप्टर्स अगर अच्छे से पढ़ लिए हैं ना, तो आपको एक्जैक्टली पता है कौन सा ऑर्गन किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो आपको बहुत हेल्प मिलती है इन दोनों चैप्टर्स में एंड में, क्योंकि आप पहले ही थोड़ा पढ़ चुके होते हो कि एक्सक्रीशन की रेगुलेशन कैसे होती है। तो न्यूरल रेगुलेशन के बारे में भी आप पढ़ते हो, केमिकल रेगुलेशन के बारे में भी आप पढ़ते हो, रेस्पिरेशन के बारे में भी आप पढ़ते हो। तो अल्टीमेटली ये दोनों चैप्टर्स जो है, इसके लिए आपके पास बहुत सारा डेटा पहले से होता है, तो बहुत आसानी से क्रैक हो जाते हैं। और अगर आप अचानक से पढ़ने निकल पड़ो कि हाँ भाई रेगुलेशन पढ़ेंगे सबसे पहले, नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपने एक फ्लो को मिस कर दिया है। कुछ चैप्टर सीक्वेंस में ही पढ़ने होते हैं और एनसीईआरटी में सीक्वेंस बहुत प्यारा दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कोशिश करी गई है कि जनरल बातें आपको बताई जाएं जो आपके दिल तक पहुंचे, आपके दिमाग तक पहुंचे और आपकी प्रिपरेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अफेक्ट करें। तो जैसे भी लगी आपको ये वीडियो, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, जहां पे आप सच में लैग कर रहे थे, जिसको ठीक करने की आपको जरूरत थी, वो भी बताइएगा, जिससे कि बाकी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको कुछ बुलेट पॉइंटर्स मिल जाए। आराम से अपनी तैयारी करिए, हड़बड़ी से सिलेक्शन नहीं होता। पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
आप हड़बड़ी में भी उतना ही पढ़ पाओगे जितना पीस ऑफ माइंड के साथ पढ़ पाओगे, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी जब आप एकदम चित्त मन से बैठे हुए हो, आराम से बैठे हुए हो और सिर्फ फोकस्ड हो अपने काम के प्रति। आपको प्रोडक्टिविटी, एफिकेसी देखने को मिलेगी और बहुत मज़ा भी आएगा। धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा। अगले 10-12 दिन में आप और अच्छे तरीके से काम करने लग रहे होंगे। अगर आज आप 6 घंटे से शुरू करते हैं तो आप 8 घंटे तक पहुंच रहे होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि अभी मैं ऐड कर देता हूं इसी बात के आगे, कि अचानक से 12 घंटे पे जंप नहीं मारना है। अगर आप आज तक 12 घंटे नहीं पढ़े हो तो आप कल अचानक से 12 घंटे पढ़ोगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और पढ़ोगे भी तो उसके अगले दिन आराम से सोओगे आप 14-15 घंटे। इसीलिए ग्रेजुअल जंप्स लेने हैं, धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, धीरे धीरे अपनी सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। अचानक से कोई लाइफ में चेंज आता है तो उसको हम रिटेन नहीं कर पाते, राइट? उसको सस्टेन नहीं कर पाते। तो सस्टेनेबल चेंजेस हम लोग लेकर आएंगे, स्लो चलेंगे, धीरे चलेंगे और वीक बाय वीक 1-1 घंटा हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल बी गेटिंग अ पोजीशन जहां पर हम लोग 9-10 घंटा पढ़ रहे होंगे डेली, और उतना सफिशिएंट है। अगर आप तीनों सब्जेक्ट को 3-3, 4-4 घंटा दे रहे हो, दैट इज सफिशिएंट, एंड उतने में आपका सिलेक्शन निकल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन अप। आई होप मेरे सेशन ने आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू जरूर ऐड करी होगी। इफ यस तो कमेंट करके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या लगा वो बताइएगा, और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।